Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसी बात को लेकर जिसको लेकर हो सकता है कई लोग ऑब्जेक्शन भी उठाएं, लेकिन अगर मैंने जो अपने थंबनेल में टाइटल देखा होगा, पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम अपनी कब्र की ओर, उसका एक रीज़न है। देखिए, कोई भी बात हवा में नहीं होती है, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई पहलू होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। हो सकता है ये कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, कई लोगों को ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो बात मैं कह रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा सॉलिड रीज़न है, और वो एक पास्ट परफॉर्मेंस से किसी भी चीज़ से पता लगता है। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम अपनी कब्र की ओर, अपनी मौत को बुलावा जो दे रहा है वो पाकिस्तान एज ए नेशन, नॉट एज ह्यूमन लाइफ क्राइसिस बट एज ए नेशन क्राइसिस। तो किसी भी बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है कंट्री के लिए कुछ चीज़ों का फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं जैसे कुछ उसके बहुत सारे पहलुओं में से कुछ जो मेजर पार्ट्स हैं मैं उनको पहले बताऊंगा, फिर बाकी हम उसको सेग्रीगेट करेंगे। तो सबसे पहले टेरिटरी होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास टेरिटरी तो है, देयर इज़ नो डाउट आउट इट। टेरिटरी है, लोग रहते हैं और अभी तक नेशन है। और सेकंड चीज़ जो आती है वो होता है सॉवरेनिटी। तो आपकी संप्रभुता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी संप्रभुता नहीं है, मतलब कि आपके पास अपने खुद के फैसले लेने की ताकत नहीं है, अपने देश के हित के लिए अच्छे या बुरे फैसले, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन वो आपके पास होनी चाहिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाकी देशों के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, और आपके अंदर कितनी क्षमता है अपनी कि आप अगेंस्ट या फेवर में किसी के लिए बोल सकें और अपने फैसलों पर अड़ग रह सकें। उसके बाद आपकी आती है इकॉनमी। इकॉनमी का एक किसी कंट्री के लिए सर्वाइव करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इकॉनमी नहीं होगी तो बातें ही होंगी सिर्फ। और इकॉनमी का मतलब है कि आपके देश में बेसिकली कितना फ्लरिश हो रहा है, बिजनेस कितने फ्लरिशेस हो रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कितनी मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एजुकेशन सिस्टम भी उसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम होगा, टेक्निकल स्किल्स होंगी तो ही आगे आगे बिजनेसेस चलेंगे, और आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सारी चीज़ें वो इकॉनमीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, और फिर आपका उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड फिर इन्फ्लेशन और ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। उसके बाद चौथा आता है डिफेंस। डिफेंस से मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई अटैक करता है, आक्रमण करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, तो यू हैव दैट मच डिटर्रेंस पावर कि आप उसको रोक सकें और आप उसको अपोज कर सकें। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का आर्मी तो है, और आर्मी नो डाउट अबाउट इट, बीइंग एन इंडियन वी कैन स्टिल से दैट दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। उनके पास बहुत कुछ है, वो खैरात का है, जैसे भी है, जो भी है, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी तो है। उसके बाद चौथी चार चीज़ों के बाद पाँचवीं चीज़ जो सबसे मेन आती है वो आती है गवर्नमेंट। देखिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट किस तरह की है, डेमोक्रेटिक है या कम्युनिस्ट पार्टी है या डिक्टेटरशिप तानाशाही है। मेन आइडिया ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज़ बेसिकली कि आपके पास एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो इन सब बाकी चार पहलुओं को कंट्रोल कर सके, जो उनको मैनेज कर सके, जो उनको डायरेक्शन दे सके। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो है अभी, अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं, या इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, जैसे भी अभी गवर्नमेंट तो है। तो हम ये सारी बातों के अंदर, अब ये मैंने आपको क्यों बताई, ये जो बेसिक आइडिया है ये सारी बातें करने का, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि पाकिस्तान ये पांच चीज़ें अभी तो फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन अंदर जो टर्मोइल है, जो अंदर रस्साकशी चल रही है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट जैसे एक मेजर पार्ट है, ठीक है, उसके बहुत सारे इदारे होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आर्म फोर्सेस, इकनॉमी और ये फलाना, इन सब इदारों को साथ में लेकर उसके बाद आपके देश के अंदर हालात कैसे हैं, हालात इन द सेंस नॉट आई एम टॉकिंग डेली लाइफ, इज़ लाइक ये आपका वहाँ पे जो सोशल फैब्रिक है, जो फैब्रिक स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, लैंग्वेजेस का इशू है, और आपके रहन सहन खान पीन का इशूज़ है, आप अलग अलग वो हैं, फिर आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितनी है, आपके पास ह्यूमन राइट्स का क्या हिसाब किताब है, हाउ हाउ मच इंपॉर्टेंस डू यू गिव टू योर फीमेल पॉपुलेशन, है ना। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि ये तो बहुत पीछे रह जाती हैं। जहाँ बात आती है बड़े इदारों की, तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के चारों तरफ चार बड़ी चीज़ें चलती हैं। एक है आईएसआई, एक है आर्मी, और
उसके बाद आते हैं रेडिकलाइज्ड फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस सेक्टर्स, जिसके अंदर आपको जैसे आपके टीएलपी हो गया, या आपके जैसे लाल मस्जिद के मौलाना साहब हो गए, या कुछ और ऐसे बहुत हैं। फिर वो मौलाना साहब हैं जो हर दूसरे दिन अपने रैली लेके निकले रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद चौथा एलिमेंट है फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस सेक्ट के अंदर भी ऐसे लोग जिन्होंने टेररिज्म को अपना हथियार बना लिया है। तो उसके अंदर जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, ये कुछ नाम है। ऐसे तो एंडलेस लिस्ट है वहाँ पर, हर एक छोटी छोटी जमातें वहाँ पे बनी हुई हैं और वो ये सब काम करते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, जब आपकी गवर्नमेंट के आसपास के इदारे गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत हो जाएं, और जब आपको हर चीज़ को करने और ना करने से पहले उनकी सहमति और उनकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़े, तो आपकी गवर्नमेंट तो बहुत वीक हो गई। जब गवर्नमेंट वीक हो गई तो आप बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि हर कोई अपना 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 वेट डालेगा। चाहे आईएसआई के ये फैज़ हामिद का केस रहा हो, चाहे वो अपने जनरल बाजवा हों आर्मी के, या इधर की तरफ से आपके टीएलपी वाले हों, साथ साहब हों रिलीजियस सेक्टर के अंदर, या फिर इधर आपके नॉन गवर्नमेंटल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग हों, जैसे कि टीटीपी है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये बाकी जो मैंने नाम लिए ये सब। जब ये आपके गवर्नमेंट की ताकत से ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, जब आपको हर चीज़ के लिए इनकी मंजूरी की ज़रूरत पड़े, इन चारों इदारों, क्योंकि पाकिस्तान का हाल क्या है? पाकिस्तान का हाल तो यही है ना कि उन्होंने शुरू से, तो देखिए हमने पहली बात करी टेरिटरी तो हमने बात की, सॉवरेनिटी की बात करते हैं। सॉवरेनिटी का क्या हाल है पाकिस्तान का? सॉवरेनिटी का हाल तो ये है पाकिस्तान का कि उनको ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं होगा संप्रभुता का मतलब क्या होता है। उन्होंने सिर्फ उधार की ज़िंदगी जी है। कभी वो अमेरिका के टुकड़ों पर पले शुरू में, जब वो कोल्ड वॉर का एरिया टाइम चल रहा था, और जो अमेरिका के जितने भी नाटो सदस्य थे, यूरोपियन देश थे, उनकी एड्स पर, उनकी खैरात पे पलते रहे। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए सऊदी अरब की गोद में जाके बैठे। उसके बाद इनको चाइना एक नया बाप मिल गया। लेकिन अल्टीमेटली उनकी संप्रभुता तो कभी नहीं रही। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी, इट विल बी डिक्टेट फ्रॉम आउटसाइड ऑल द टाइम। चाहे वो अमेरिका डिक्टेट करे, चाहे वो सऊदी अरेबिया डिक्टेट करे, या वो आज की डेट में चाइना डिक्टेट करे। तो इनकी संप्रभुता तो कभी थी ही नहीं। फिर हम बात करते हैं इकॉनमी की। इकॉनमी का हाल तो ये है कि आईएमएफ का अगर लोन ना मिले तो इनको पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। और उसका रीज़न ये नहीं है कि वो आज ऐसा हुआ है। देखिए, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जिया हुलक के टाइम से जो तालिबानाइजेशन एजुकेशन सिस्टम का किया इन्होंने, जिस तरह से इन्होंने अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया, जहाँ पे एजुकेशन के नाम पर सिर्फ कुरान की किताब को ही माना जाए, जहाँ पर एजुकेशन के नाम पर साइंटिफिक चीज़ों से दूर भागा जाए, जहाँ पर एजुकेशन के नाम पर आपको टेक्निकल कुछ भी ना सिखाया जाए, तो आप किस तरह का एक प्रोडक्ट पैदा करेंगे? तो ये आज की बात नहीं है। जिया हुलक को गए हुए तो 30-40 साल हो गए ना ऑलमोस्ट। तो 40 साल के अंदर एक ऑलमोस्ट नई पीढ़ी जो आज की डेट में बागडोर लेकर बैठी हुई है पाकिस्तान की, ये वही है। अब ये बागडोर लेकर बैठे थे, इनकी सोच वहीं की वहीं, गलती इनकी नहीं, क्योंकि उनको पढ़ाई हो गया है। इनके हिसाब से तो 65 की जंग भी ये जीते थे, और कश्मीर तो इनके हाथ में आ ही चुका था। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया। तो इनके यहाँ सिर्फ झूठ के पुलिंदे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है। इनको यही नहीं पता कि इनका बेस क्या है। इंडिया से निकले हैं, हिंदू माँ बाप कभी एक ज़माने में रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप को अरब या तुर्की के मानते हैं। वो अर्दुगल का एक सीरियल आ गया तो उसकी राणा महाराजा रणजीत सिंह की स्टैचू उखाड़ के उन्होंने अर्दुगल की वो लगा दी। तो ये क्या करते हैं भाई? इनको अपना चीमा और बाजवा नाम रखने में शर्म आने लग गई है। ये अपने आप को गाजी की औलाद समझते हैं। इनकी जितनी मिसाइल्स के नाम देख लीजिए आप, है ना। तो ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी ही इनकी कहानी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। इकॉनमी तो इनकी डूब गई है। इम्पोर्ट इतना है कि पूछिए मत, वो भी लग्जरियस इम्पोर्ट। हम इंडिया से अगर इसका कंपैरिजन करें, इंडिया का एक टाइम था हम राशन लेकर चीनी लेते थे लाइन में लगकर, और मिट्टी का तेल मिलता था, और वो भी गिना चुना बहुत अलग हिसाब था। वो सोवियत एरा का जो टाइम चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी। लेकिन उसके अंदर इंडिया ने सबसे अच्छा किया कि इम्पोर्ट नहीं किया कुछ ऐसा चीज़ जो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। 1991 तक आते आते इंडिया के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। उधर से यूएसएसआर का विघटन हुआ था, जो सेपरेशन हुआ था, उसके अलग अलग हिस्से बट गए थे, और उस समय बहुत बुरा हाल था। फिर नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम में, और मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब हमारे यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एफडीआई के ऊपर काम हुआ। तो ठीक है, हम धीरे धीरे बढ़े, लेकिन हमने एक चीज़ अच्छी करी कि हमने अननेसेसरी के खर्चे नहीं किए। देखिए, ईएमआई के ऊपर ज़िंदगी जीना आसान होता है, लेकिन ईएमआई पे लेना कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन आपके पास उसको चुकाने के पैसे तो होने चाहिए। तो इंडिया ने क्या है, ईएमआई का काम ही ख़त्म किया। तो वो हमने अपने आप को वहाँ से वाला, हमने सारा का सारा अपना जो तवज्जो था वो एजुकेशन सिस्टम पे डाला। तो आज वो आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उनको खैरात में भीख मांग के जीने की आदत पड़ चुकी थी, काम करना नहीं है। देखिए, जब आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा हो तो आप काम क्यों करेंगे?
तो अमेरिका से डॉलर बेस्ड इकॉनमी है उनकी, उनको जहाँ से डॉलर मिलते हैं वो वहाँ जाके नाचते हैं, तो उनको डॉलर आ रहे थे। पहले अमेरिका और यूरोप से हेल्प मिलती थी, सऊदी अरेबिया ने काफ़ी टाइम तक उनको पाला, उसके बाद चाइना ने दिया। लेकिन जब चाइना के साथ ये जुड़े तो इनको समझ में आया कि भैया चाइना की पॉलिसी तो अमेरिका जैसी है नहीं, वो तो कोई एड वेड का नाम जानता ही नहीं है, वो तो सिर्फ धंधा जानता है, पैसा देगा, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। अगर उसको सिक्योरिटी और उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो आपकी ज़मीन हड़प लेगा। कोई भी, जैसे उन्होंने एक्सप्रेस वे वगैरह सब कुछ तो गिरवी रख दिया है ना, अब एयरपोर्ट्स रख दिए, ये रख दिया, इवन कि कराची एयरपोर्ट भी उनको देने की तैयारी हो चुकी है, दे ही चुके होंगे अब तक, तो मुझे देखना पड़ेगा, ग्वादर वादर सी पैक के नाम पर। तो इन्होंने अपनी उसका कबड़ा कर लिया। अब दूसरा क्या है कि चलिए ये तो एक साइड था, इन्होंने अपना जो इंटरनल वो था, ये एग्रीकल्चर लैंड एक पूरा पंजाब, हम इंडिया का जो पंजाब है वो ऑलमोस्ट इतनी पैदावार करता है, तो वही लैंड तो वहाँ पर है ना। लेकिन इन्होंने उसके साथ क्या किया, 70% से ज़्यादा लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं और इनको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, वीट से लेकर कॉटन से लेकर सब कुछ। इन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दी। अब IMF के लोन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, इनमें फंसे हुए FATF की ग्रे लिस्ट में है। अब इनके पास है क्या सिवाय टैक्सेस बढ़ाने के। तो टैक्सेस बढ़ बढ़ के हो क्या रहा है कि इनका जो बिजनेसमैन और जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर प्रोडक्शन होती है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। आप मार्केट के अंदर कैसे कंपटीशन करेंगे जब आपके बिजली के रेट इतने हाई होंगे, आपको पानी का इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको फ्राइट का इतना पैसा देना पड़ेगा, आपका जो लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर है वो इतना कमज़ोर होगा, हर चीज़ के लिए पैसा। फिर वहाँ पर ये सब चीज़ें भी एक बार को मैनेज होती है अगर वहाँ करप्शन का नंगा पन्ना होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं है, इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन थोड़ी आँख की शर्म अभी भी बची हुई है। लेकिन वहाँ की करप्शन का तो नंगापन है, जो जितना बड़ा करप्ट उतना बड़ा आदमी, है ना। आर्मी वहाँ पर देश की दिफा करने की जगह कॉन्डम से लेकर सुइयाँ, पता नहीं धागे और खाद क्या क्या बनाती है, भगवान ही मालिक है उनका। माफिया का राज है, खुद इमरान खान बोल चुका है कि इन माफिया से तो मैं जीत ही नहीं पाया। चीनी माफिया हो गया, आटा माफिया हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, कोल माफिया हो गया, सब माफिया का वहाँ पे जागीरदारी आज तक ख़त्म नहीं हुई है। तो ये सब इनका पूरे पाकिस्तान के ऊपर माफिया का कब्जा है, ठीक है, जागीरदारी आज तक ख़त्म हुई नहीं है। तो आप मुझे खुद बताइए, आर्मी का कोई भी एक ऑफिसर या जनरल बता दीजिए जिसका DHA के अंदर कॉर्नर का प्लॉट का लेने का चक्कर ना हो, जिसने अपनी कोई कंपनी ना खोल रखी हो, जिसको सब्सिडी लेकर, वो भी है ना गवर्नमेंट से, आप ही के टैक्स के पैसे से, उसके अलावा उसका अपना फ्लैट ना हो दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिनको ये गालियाँ देते हैं सुबह से शाम तक, खुद 4 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, कुछ 5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और लोगों को बोलते हैं भैया पेट पे पत्थर बांधो, थोड़ी चीनी कम डाल लो। इनके पॉलिटिशियंस और इनके जनरल्स का ये हाल है। इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं हर एक के, और यहाँ APS में बच्चे मर जाते हैं तो भी ये TTP के साथ हाथ मिलाते हैं, क्योंकि इनका खुद का बच्चा नहीं है ना, इनको दर्द नहीं है वो। और उसके अलावा हर एक के पास डुअल सिटीजनशिप है सर। आप इनका NSA देखिए, है ना, वो NSA, मोहित यूसुफ की तो अभी और एक पूरा टॉपिक है उसके ऊपर, वो भाई साहब लगे हुए हैं सफ़ीर बनने के लिए, सफ़ीर बनना है उनको, एम्बेसडर बनना है अमेरिका के लिए, लेकिन उसकी जगह उनको वो उनका आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं उसका जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनको बना दिया गया है। लेकिन कहानी देखिए, इनकी लोगों की मेंटेलिटी देखिए। आप इनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, इनको सिर्फ अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, इनको सिर्फ सिटीजनशिप चाहिए, इनको सिर्फ अपना सब कुछ सही करना है। लेकिन आम आदमी के लिए नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक साहब हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, उनका काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्रीज़ होती हैं, मैं सुनता रहता हूँ। तारिक साजिद साहब हैं, ये अमेरिका में वाशिंगटन में रहते हैं। वो रोते रहते हैं मादरे मिल्लत कर करके कि मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मादरे मिल्लत, हमें रिजेक्ट करके बाहर फेंका गया, लेकिन हमें अभी भी दर्द होता है। उनको उनकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है बेचारे, वो इतनी अच्छी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आप वाशिंगटन DC के अंदर जो इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन डिप्लोमेसी का जो लॉबी है वो इनसे 100 साल आगे है, उसके ऊपर काम नहीं करना है इनको इन्होंने। लेकिन हाँ, कश्मीर की पैरवी करने के लिए वो उसको भेजा भाई साहब को, एक वहाँ पर जो न्यूयॉर्क के अंदर घूम के वहीं की लड़कियाँ, वहीं की मतलब पॉपुलेशन को, वहीं के लोगों को रहना और सहने के तरीके सिखा रहा था। अफरीदी साहब जो गए थे, है ना। तो ऐसे से बवंडर करते हैं ये। इनका माइंडसेट इतना अजीब है कि उसके बारे में बात करना भी अब हमें लगता है कि हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा बोलते बोलते। तो हम बात कर रहे हैं कि अपने कदम कैसे बढ़ा, तो सर कदम ऐसे ही बढ़ रहे हैं। ISI का जो सीन था अभी, जो फैज़ हामिद का और ये बाजवा साहब की आपस की रस्साकशी चली, जिसके बीच में इमरान खान कूदा। इमरान खान तो फारिग है अगले 2 महीने के अंदर, उसके बाद कोई पप्पू आके बैठेगा, थोड़े टाइम के लिए टेम्प्रेरी एक सरकार बनेगी, उसके बाद नवाज शरीफ का वापस आना जरूरी है। 2-4 दिन पहले इनका नेट भी बंद कर दिया था उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये सब चलता जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अब पाकिस्तान का कुछ बचा नहीं है। इनको उधार लेना पड़ता है, उधार के पैसे का सूद उतारने के लिए। तो आप खुद सोचिए देश की क्या हालत होगी। इन सब ने भागना है। इमरान खान तो जो गिफ्ट में घड़ियाँ मिलती हैं उनको भी बेच के खा जाता है। तो
अल्टीमेटली आने वाले टाइम में 5 से अगले 10 साल के अंदर आप देखेंगे देयर इज़ नो पाकिस्तान। सिंध अलग अपनी तैयारी करके बैठा हुआ, बलूचिस्तान खुद चाहता है कि उनसे पीछा छूटे, सिंध अलग चाहता है, उधर खैबर पख्तून के अंदर केपी के अंदर वो टीटीपी वाले शरिया लॉ चाहते हैं। ठीक है, आपका पंजाबी जो है जिनको लगता है कि हम पूरे पाकिस्तान के राजा हम ही हैं, पाकिस्तानी पंजाबी जो पंजाब एरिया है उनको लगता है हम ही पूरा पाकिस्तान चलाते हैं। उन्होंने पूरा इतना सोशल स्ट्रक्चर को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते, और जानबूझ के सुबह सुबह निहारी खाते हुए उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। ये तो हाल है। अब हम बात कर रहे थे जैसे एक कंट्री के अंदर बाकी चीज़ें क्या होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके ह्यूमन राइट्स, आपकी पुलिसिंग कैसी है, आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, आपका जो कोर्ट हैं, जो आपकी अदालतें हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सर सब नील बटा सन्नाटा है पाकिस्तान में। आप कोई भी एक चीज़ उठा के देख लीजिए, हर चीज़ का आखिरी में जाके सिरा जुड़ता है आईएसआई और आर्मी के साथ, बाकी सब वहाँ पर किसी काम के नहीं है। ये आर्मी ने पूरे देश को बेच खाया, आम लोगों की ज़िंदगी मरवा दी। एपीएस के अंदर जो बच्चे कत्ल हुए उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, लेकिन टीटीपी से हाथ मिला सकते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाएंगे। इनका मजाक की हालत तो देखिए, अभी टीएलपी को तरीके लबैक पाकिस्तान जो साथ मौलाना साद साहब की है, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था कि रॉ के एजेंट हैं, इंडिया से पैसा ले रहे हैं। उसके बाद आज उनके साथ सीटें बांट रहे हैं कि हम अपना सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो इनका सोच है। इनके पास जो इंटेलेक्चुअल जो बैठते हैं, इनके जो सरकार चला रहे हैं, उनके अंदर मेजर नाम में कौन है सर? फवाद चौधरी, शेख रशीद और शाह मोहम्मद कुरैशी जो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, जिसको बड़े बड़े सपने हैं जिसके खुद के, इन ऐसे लोगों के इर्द गिर्द इमरान खान खुद ही एक तालिबानी सोच वाला नियाजी, और उसके बाद उसकी बच्ची खुशी का पूरी करती है उसकी तीसरी या चौथी बीवी बेगम बुशरा, जो सिर्फ जादू टोने में विश्वास करती है। वो कभी वुडू करवाती है, कभी पता नहीं क्या करवाती है, भगवान ही मालिक है। वो बताती है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब ट्रांसफ़र करनी कब नहीं करनी है। तो ये देश ऐसे चल रहा है सर। पूरे पिछले 3 साल के टेन्योर के अंदर, ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए इमरान खान को, टेन्योर के अंदर इमरान खान का कोई भी एक ऐसा विजिट बताइए फॉरेन कंट्री का जहाँ पर उसने पर्पसफुली किसी देश की, अपने देश के भले के लिए कुछ किया हो। वो तो गया ही कहीं नहीं है। स्विट्ज़रलैंड भी एक सिर्फ 2018 में गया था, इकोनॉमिक फॉर्म के अंदर बोलने के लिए गया था, कंट्री टू कंट्री रिलेशन में नहीं गया था। बाकी कहाँ घूमता है? तजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ऐसी ऐसी कंट्रियों में घूमता रहता है। वहाँ पर भी सिर्फ भीख मांगने रहता है, तजाकिस्तान से कुछ मिलना नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया जब भी जाता है तो सिर्फ वो किराए का जहाज चाहिए, या उसको डेफर्ड पेमेंट के लिए कुछ चाहिए, या कभी कुछ चाहिए। तो वहाँ पे भी कार्टून छपा था अभी सऊदी अरब के अंदर उसका, भीख मांगते हुए। तो वो सर्टिफाइड ग्लोबल उसको बैगर बना दिया गया है। वो देखिए भीख मांगने के तरीके देखिए, तो अफगानिस्तान के लिए भी भीख मांगता है, इतना बड़ा भिखारी हो चुका है। और भीख मांगता है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन इंडिया को रास्ता नहीं दे रहा है वहाँ पे गंदम पहुँचाने का या गेहूँ पहुँचाने का। तो बिल्कुल बिल्कुल डिप्लिसिटी है माइंडसेट में। करना क्या चाहते हैं ये? तो सर इन सारी बातों का जो अल्टीमेट मेरे को अभी तक समझ में आता है कि आने वाले 5 या 10 साल के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान पूरा टूट जाएगा। कुछ 3-4 देश बनेंगे। अगर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, फॉर ए चांस नहीं बच जाता है ये, तो ये सोमालिया या सूडान से भी बदतर देश होगा ये। यहाँ पर सिर्फ वारलॉर्ड राज कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े दूसरे रूप में, अभी जागीरदार हैं, बाद में वो वारलॉर्ड बन जाएंगे। हर एक अपना अपना टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने अपनी लगा रखी होंगी AK-47, है ना, टांगी हुई होंगी, और 10-15 घूम रहे होंगे। इस तरह से काम इस देश को चलना है। तो अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें अब खुलने वाली है। अभी इमरान खान का जाने की तैयारी है, उसका FATF की ब्लैकलिस्ट की दुआरी से एक बार मीटिंग होनी है। उसके बाद भगवान भला करे, कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी साहब जाते अभी इलेक्शन आने से पहले पहले, हो सकता है अगले साल या कुछ प्लान तो चल ही रहा है कि हो सकता है कश्मीर को पूरा एक मिला दिया जाए। तो इनके तो ऊपर पूरे घने बादल छाए हुए हैं, खतरनाक वाले। चाइना इनका कोई दोस्त नहीं है। शी जिनपिंग ने आज तक फ़ोन नहीं किया पिछले 22 महीने से इसको, ठीक है, इमरान खान को। ये तो रोते रहते ना, बाइडन का फ़ोन नहीं आया, बाइडन का फ़ोन नहीं आया। तो भाई तेरा शी जिनपिंग भी कौन सा कर रहा है? इसके साथ हिमालय से ऊँची, शहद से मीठी, समंदर से गहरी इनकी दोस्ती है, वो इसको फ़ोन नहीं करता, आयरन क्लैड ब्रदर। तो बाकी इनका कोई क्या पूछेगा? वो तो अभी देख रहे हैं कि इन्होंने जो पैसा फंसा दिया चीनियों ने, तो वो कैसे निकालें। अब तो ये पूरा धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। अब मिलिट्राइज करेंगे उसको, अपने आर्मी बेस बना रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर। और उसको वो चाहे तो उनका हो सकता है पर्पस इंडिया को कंट्रोल करने का हो वहाँ से बैठ के, या फिर क्या कहते हैं अपने आप को सिक्योर करना हो, मैरीटाइम एरिया जो इनका CPEC का जो रूट है उसको सेव करना हो, जो भी इनके अंजाइम हो। लेकिन पाकिस्तान इज़ अ स्लेव स्टेट नाउ, दैट्स फॉर श्योर ऑन पेपर। सर, पाकिस्तान के दिमागी दिवालीपन का
आलम तो देखिए, इन्होंने देश बनाया टू नेशन थ्योरी के बेस पे, जो जिन्ना साहब थे, और टू नेशन थ्योरी के बेस पे देश बना दिया और अपना एक नेशन बनाने की, दो नेशन की थ्योरी पे एक नेशन बनाने चले थे। अब लेकिन ये भूल गए, चलो हिंदुओं से तो आप अलग होके भागे, दूर हुए, अपना अपना पुरखों को भूल गए, ठीक है, समझ में आता है कि आपके अंदर जहर भरा हुआ, आपके दिमाग के अंदर कुछ अलग चीज़ें चलती होंगी, आपको लगता होगा इस्लाम से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, बाकी सब मज़हब छोटे हैं, बाकी सब काफिर हैं, ठीक है, समझ में आता है, कोई बात नहीं, आपकी सोच हो सकती है। लेकिन आप ये भूल गए कि आपके मुस्लिम इस्लाम जगत के अंदर ही कितने सारे सेक्ट बटे हुए हैं। सबसे बड़ा तो शिया और सुन्नी का हिसाब किताब है। अब जो बनाने वाले थे अपने जिन्ना साहब, वो तो खुद शिया थे, और आज आलम ये है कि पाकिस्तान के अंदर शियाओं को दो दर्जे का समझा जाता है। बाकी अहमदियों और बाकियों को तो भूल ही जाइए ना आप, शिया को वो मुसलमान मानते ही नहीं है, सुन्नी प्रधान देश है। वो बेचारा अली हसन बेचारा मार क्या खा गया, उसने कैच छोड़ दी वर्ल्ड कप T20 फाइनल में, उसके ऊपर धर्म का नाम लेके उसकी ऐसी तैसी फीट दी इन्होंने, और ये सब चलता है इनके यहाँ पर। तो अब आप एक बात बताइए, जब आपका शुरुआत ही गलत हुई, आपने अपने अब देश का नाम क्या रखा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सर ये बात अपने आप में ही गलत है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसे होता है? इस्लाम के अंदर रिपब्लिक की कोई जगह नहीं है, और रिपब्लिक में धर्म ऊपर नहीं आता है, वहाँ पर सब धर्म एक समान होते हैं। तो आपका नाम ही झूठा है, और आप उस देश को लेके चल रहे हैं जो सब झूठ के सहारे खड़ा हुआ। आपने झूठ पढ़ा, झूठ पढ़ाया, झूठ बोलते हैं और झूठ की ज़िंदगी जीते हैं। तो भगवान ने शायद जन्नत नसीब करी होगी जिन्ना साहब को, जो हमारा भला कर गए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर रहते तो हमारे देश के तो पता नहीं क्या हाल करते आप लोग। तो अच्छा ही आप हमसे अलग हो गए, आपको तो जो देश मिला था आप उसको नहीं संभाल पाए। पाकिस्तान का ये हाल था कि उन्होंने इतना ज़्यादा, उनके अंदर रेसिज्म है, वो अपने ही देश के आधे मुल्क के बंगालियों को ऐसा समझते थे कि उनसे घटिया आदमी कोई नहीं है, छोटे काले भद्दे बदसूरत, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में सोचकर उन्होंने फिर वहाँ जो बांग्लादेश के अंदर 30 लाख लोगों को मारा, 5 लाख से लेकर 10 लाख औरतों के साथ रेप किया, क्योंकि वो इस माइंडसेट के साथ गए थे कि तो हम इनकी रेस ही बदल देंगे। तो रेस तो खैर क्या बदलती थी, बांग्लादेश अलग हो गया इनसे, और इसी तरह से अब आने वाले टाइम में सिंध अलग होगा, आने वाले टाइम के अंदर बलूचिस्तान अलग होगा, आने वाले टाइम में कश्मीर वापस इंडिया जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा है इनके पास, और गिलगिट बाल्टिस्तान इधर आएगा। KPK के अंदर TTP वाले शरिया लॉ लगाएंगे और ये सब ढोल बजाएंगे, और बेचारी आम जनता पिस जाएगी, क्योंकि आर्मी के जनरल और पॉलिटिशियंस तो भाग जाएंगे लंदन दुबई वाले फ्लैटों में अपने। चलिए जल्दी मिलते हैं, आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत होगा कोई नया वीडियो लेकर, और प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.